A very warm welcome to all of you. This is डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 6 से रिलेटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉर्मल ईसीजी? P wave represent depolarization of atria. T wave mark the beginning of systole. QRS complex represent the depolarization of ventricles. T wave is usually bigger and wider than P wave. ये 4 चॉइस हमें दी हुई हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अगर हम एक ईसीजी वाला ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग ये अच्छे से जानते हैं। ये वाला जो ग्राफ है डीपोलराइजेशन का, ये है, इसको हम P मार्क करेंगे, देन Q, R, S एंड देन T। जो P वाला ग्राफ आ रहा है वो है डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। QRS क्या है? QRS है हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड T जो है वो क्या बताता है? ये T बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यही तो होता है। चलिए, तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। T wave is usually bigger and wider than P. Yes, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर भी दिख रहा है। और T wave कंपैरेटिवली P के मुकाबले बड़ी होती है, वाइडर होती है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि QRS का जो है वो डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का बताता है। और ये इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू ही पूरे ब्लड में ब्लड जाना होता है, तो इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। T wave mark the beginning of systole. Systole का बिगनिंग T wave तो नहीं करता है क्योंकि ये तो रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का करेगा, है ना। और सिस्टोल का बिगनिंग तो कहां से होता है? एट्रिया से होता है। तो ये सेकंड चॉइस गलत है। P wave रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यस, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया P wave से ही होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी चॉइस नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ प्रेग्नेंट फीमेल इज चेक्ड फॉर RH ब्लड ग्रुप टू अवॉइड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस कंडीशन में अकर व्हेन अ मदर इज RH positive and sensitive to RH negative and baby is RNA when baby is RH negative. मदर इज RH पॉजिटिव यहां भी दिया हुआ है। ये दोनों चॉइस तो गलत हो जाएंगी। आपको पता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है? मदर क्या होती है? RH नेगेटिव होती है। मदर RH नेगेटिव होती है और जो फादर होता है वो कैसा होता है? फादर होता है RH पॉजिटिव। और इन दोनों से जो बच्चा होने वाला होता है, जो फीटस होता है, अगर वो भी RH पॉजिटिव है बॉडी के अंदर बेबी मदर के, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? इसका प्लेसेंटा जब फटेगा तो कुछ ब्लड सेल्स मदर के ब्लड में मिक्स हो जाती हैं और उसके अगेंस्ट में मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बना लेता है ना। जब वो एंटीबॉडीज बना लेता है तो जो दोबारा सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर वो क्या करेगा? उसके ब्लड सिस्टम को क्या हिमोलाइसिस करेगा, एनीमिया हो जाएगा और वो जो फीटस है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। यही तो होता है। तो इसीलिए फर्स्ट 2 चॉइस जहां मदर RH पॉजिटिव लिखी हुई है ये तो दोनों गलत हो गई। अब हम सेकंड 2 चॉइस देखते हैं। मदर इज RH नेगेटिव एंड सेंसिटिव टू RH पॉजिटिव, सेंसिटिव होती है वो बिल्कुल, और बेबी इज RH पॉजिटिव, ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। यही मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। लेकिन 4th चॉइस भी हम देखेंगे। मदर इज RH नेगेटिव एंड सेंसिटिव टू RH पॉजिटिव एंड बेबी इज RH नेगेटिव। नो, अगर बेबी RH नेगेटिव है तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर तो जो है पहले ही एंटीबॉडीज नहीं है ना। एंटीबॉडी है ही नहीं, वो एज अ एंटीजन उसको लेगा ही नहीं, तो फिर वो रिएक्शन क्यों करेगा अगर उसके अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली एंटीबॉडीज होंगी भी तो, है ना। तो हमारा जो इस चारों चॉइस में जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्लिमेटाइजेशन ऑफ एट हाई अल्टीट्यूड इज इनकरेक्ट। हाई अल्टीट्यूड पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है? हाई एल्टीट्यूड पर जब हम जाते हैं एक्लिमेटाइज करने के लिए, शुरू में अगर हम प्लेन्स में रह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन
कम होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन जब कम हमारे शरीर में जाएगी तो क्या होगा, हमें तेज तेज सांसें लेनी पड़ती हैं, है ना। हमारी हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है। आरबीसी का जब प्रोडक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन सेल्स बढ़ती हैं, तो फिर हम धीरे धीरे नॉर्मल हो पाते हैं। इसी को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। उसके लिए हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो तेज तेज सांस भी लेता है। तो इंक्रीजिंग ब्लड सेल प्रोडक्शन, यस, एक्लिमेटाइजेशन के टाइम पर ब्लड सेल्स बढ़ेगा। इंक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, इंक्रीज नहीं होती है बल्कि लो ऑक्सीजन के कारण डिक्रीज हो जाती है ना। तो डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी, हाँ ये होता है। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, ये भी होता है। इसलिए इंक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ये जो है चॉइस वो गलत हो जाएगी। एक्लिमेटाइजेशन के टाइम पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर कम, एयर कम, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो वो उसे ज्यादा सर्कुलेट करना पड़ रहा है ब्लड को, है ना। बार बार सांस जल्दी जल्दी लेके ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ब्रीदिंग सिस्टम बढ़ रहा है ताकि ऑक्सीजन के साथ हार्ट में पहुंचे और ब्लड पूरा बॉडी ढंग से काम कर सके। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग ब्लड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये सब क्यों हो पाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो यहां पर जो हमारा चॉइस आएगा वो चॉइस नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमेन इज टेस्टेड फॉर हीमोग्लोबिन लेवल in her blood and report shows the level of hemoglobin is 9 in 100 ml of her blood. It indicates, आपको पता है कि जो नॉर्मल ब्लड फीमेल्स में होता है वो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 9 है तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम है ना, बहुत कम है। तो इसको हम नॉर्मल लेवल तो नहीं कहेंगे, मोर देन नॉर्मल लेवल नहीं, 12 नॉर्मली होगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, मतलब विद इन रेंज आ रहा है। लेस देन नॉर्मल, हाँ नॉर्मल से कम है। वेरी लेस नहीं कहेंगे, वेरी लेस तो होता है जब 2 या 3 करीबन आ जाता है, तब कहा जाता है वेरी लेस, ठीक है। तो यहां पर आएगा लेस देन द नॉर्मल लेवल। इफ योर ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम इस टाइम। इफ योर ब्लड ग्रुप इज नॉट एग्लूटिनेटेड विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ए एंड एंटी बी while testing in a lab to determine your blood group, which of the following reason is correct? अगर आपकी जो ये कोई भी ब्लड ग्रुप है, ये एंटी बॉडी ए और एंटीबॉडी बी इन दोनों के साथ क्या करता है, प्रेसिपिटेशन नहीं कर रही है। प्रेसिपिटेशन नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मली क्या होता है, ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है। और अगर इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी ब्लड है, हमारे ब्लड सेल्स हैं, उसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं। अगर होता तो ये पक्का जाके उसके साथ बाइंडिंग करती, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो नो एंटीजन ए और बी इज प्रेजेंट, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। बी चॉइस यहां पर दी हुई है या सेकंड चॉइस दी हुई है, ओनली एंटीजन ए प्रेजेंट, नहीं कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अगर ए प्रेजेंट होता तो ए को जाके बाइंड करना चाहिए था, है ना, कुछ तो एग्लूटिनेशन दिखता। एंटीजन बी इज प्रेजेंट, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होता तो बी एंटीबॉडी को जाके बाइंड करना चाहिए था, कुछ तो प्रेसिपिटेशन दिखता। दोनों के बीच में एग्लूटिनेशन रिएक्शन थोड़ी बहुत तो दिखाई देती। तो जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी किसके साथ जाके बाइंड करेंगे? बोथ आर प्रेजेंट, अगर बोथ प्रेजेंट होते तो अच्छी खासी एग्लूटिनेशन दिखाई दिखती। तो ये तीनों चॉइस हमारी गलत हो जाती है। फर्स्ट चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली रिलेटेड टू ईसीजी? इन दोनों में से कौन सा ईसीजी के साथ करेक्टली रिलेटेड होता है? ठीक है, तो जो हमारी ए चॉइस है वो दिया हुआ है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। चलिए, दूसरा दिया हुआ है, ये तो वैसे बिल्कुल ठीक बात है कि ये ग्राफ के थ्रू ही बताते हैं, है ना। उस ग्राफ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जस्ट अ सेकंड, सेकंड चॉइस आता है, सेकंड आता है, ईच पीक इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर।
हाँ, लेटर के साथ ही करते हैं, PQRST, है ना, ये सारे के सारे लेटर होते हैं ना, तो P ये दोबारा से एक बार बना देते हैं, इसी तरीके से तो था PQRST, ठीक है, तो लेटर से होते हैं और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ईच पीक इज आइडेंटिफाइड विद अ नंबर, नो नंबर से तो नहीं आइडेंटिफाई होते हैं, ये तो लेटर से आइडेंटिफाई होते हैं। मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू चेस्ट, रीजन, जहां जब ईसीजी करते हैं तब मल्टीपल लीड्स जो है वो लगाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सिंगल लीड अटैच टू द चेस्ट, नहीं, ये भी गलत है। तो देखते हैं ये तीनों चॉइस ए, बी और डी किस में आ रहा है। ए, बी एंड डी ये आ रहा है चॉइस नंबर 3 में, तो चॉइस नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी चॉइस में दिया हुआ है सिक्रीट हिस्टामिन, हेल्प इन कोगुलेशन, फेगोसिटिक सेल्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। तो आपको पता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है जब भी कोगुलेशन करना होता है वहां जाकर ये डेड सेल्स जो हैं, प्लेटलेट्स जो हैं जमा हो जाती हैं, फिर जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके उसका एक नेटवर्क बना के उसको कोगुलेट करने का काम करती हैं। तो जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पर जो वो हेल्प इन कोगुलेशन हमारा आएगा, ठीक है। अब है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या काम करता है? हमें पता है कि जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे बड़ी फेगोसिटिक सेल्स होती हैं। मैंने आपको जब बताया था फेगोसिटिक बिहेवियर है इनका, और ये सबसे बड़ी फेगोसिटिक सेल्स होती हैं। तो बी के साथ आएगा चॉइस नंबर 3 एंड सी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आपको पता है कि जो ये बेसोफिल है ये क्या रिलीज करती है? मैंने आपको बताया था कि बेसोफिल जो है हिस्टामिन एंड हेपेरिन रिलीज करने का काम करती है। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ बेसोफिल कहीं लग जाती है चोट, तो वहां पर बेसोफिल क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज करने का काम करती है। तो हमारा यहाँ पर चॉइस नंबर 1 बैठेगा। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स 2 तरीके के हैं, ये मैंने आपको बताया था। लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स ये टी लिम्फोसाइट्स जिसे टी सेल्स कहते हैं और बी सेल्स कहते हैं, और ये दोनों ही किस लिए? ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, और ये एंटीबॉडी के सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है वैसे इनका, लेकिन एंटीबॉडी के रेस्पॉन्स में भी ये हेल्प करती है। तो जो डी चॉइस है उसकी जो करेक्ट चॉइस बनेगी वो है चॉइस नंबर 4। तो हम देख लेते हैं कहां पर हमारा ये सीक्वेंस पैटर्न आ रहा है कि ए का सेकंड 4th चॉइस में आ रहा है। तो हमारा जो बी का 3, सी का 1, यस 4th चॉइस हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए मैच लिस्ट 1 एंड 2, यहां पर भी मैचिंग है। पी वेव, PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव। पी वेव चॉइस नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन एंड मीन्स रिलैक्सेशन फेज। The onset of ventricular depolarization means leads to ventricular contraction. Time for the impulse to conduct from SA node to ventricle through AV node. चलिए यहां पर भी दोबारा हमें लगता है एक बार फिर से ECG का ग्राफ हमें बनाना ही पड़ेगा। चलिए तो ये है P, Q, R, S एंड T, और 4th चॉइस में यहां दिया हुआ है एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए तो पी वेव में क्या होता है? पी वेव जो ये चॉइस दी हुई है वो मैंने आपको क्या बताई थी, ये जो एट्रिया है ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तब पी वेव हमारी जनरेट होती है। तो यानी कि पी वेव में क्या हो रहा है? पी वेव में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या जिसे हम कह सकते हैं डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं कि इसकी चॉइस हमारी बनेगी, ए की चॉइस बनेगी 4th, एट्रिया डीपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा अब है पी आर, यानी कि पी से लेकर आर के बीच में क्या हो रहा है? पी के से लेकर आर के बीच में क्या हो रहा है? टाइम फॉर इम्पल्स टू कंडक्ट फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल। ये जो हमारा हर्ट 4 चैम्बर का हर्ट होता है, अगर यहां पर हम बना के देखें, इस तरीके से बना देती हूं, तो यहां हमारी SA नोड है, यहां हमारी
एवी नोड है, तो ये एवी नोड से ऐसे नोड तक इम्पल्स पहुंचाने का जो टाइम पीरियड होता है उसे पी आर इंटरवल कहते हैं। ये जो है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, उसे पी आर इंटरवल कहते हैं। तो जो बी चॉइस आएगी वो आएगी हमारी 3 के साथ, ठीक है। अब है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने आपको बताया था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें जो वेंट्रिकल है हमारा उसमें डीपोलराइजेशन होता है। किस टाइम पर, क्यू आर एस के टाइम पर। तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन लिया है सेकंड चॉइस में, तो यहां पर आएगी सेकंड चॉइस। एंड टी वेव में क्या होता है, यहां पर जो हमारा वेंट्रिकल होता है वो रीपोलराइज हो रहा होता है, दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ रहा होता है। तो अब हमारा डी चॉइस जो है वो बच जाएगी वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, यहां दिया हुआ है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहां आएगा फर्स्ट। तो अब हम देख लेते हैं 4 3 4 इन दोनों चॉइसेस में है, 4 3 4 3, सी का 2 ये रहा और डी का यस, सेकंड चॉइस हमारा जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड्स, ठीक है, विच वन ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट, इनमें से कौन सा कोगुलेट नहीं होगा। होल ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से होल ब्लड अगर ले रहे हैं तो कोगुलेट कुछ ना कुछ देर बाद तो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में सारे फैक्टर्स होंगे अवेलेबल, तो ये तो कोगुलेट हो ही जाएगा। तो नॉट कोगुलेट में तो ये नहीं आएगा। ब्लड प्लाज्मा भी कोगुलेट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, है ना, तो वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि ब्लड सीरम नहीं होगा, क्योंकि ब्लड सीरम में कोगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहां पे फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। सैंपल फ्रॉम थोरेसिक डक्ट या किसी भी डक्ट से ले लीजिए, वो अल्टीमेटली तो ब्लड प्लाज्मा ही होगा, इसलिए ये भी गलत आंसर आ जाएगा। नॉट कोगुलेट में जो हमारा सही आंसर बनेगा वो होगा ब्लड सीरम, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ब्लड सीरम होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If due to some injury, the cordia tendini of the right capsid wall of the human heart is partially not functional, what will be the immediate effect? अगर ह्यूमन हार्ट का जो ये कप्सिड वॉल्व है उसका अगर कॉर्डिया टेंडिनी किसी इंजरी के कारण काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। आपको पता है ये जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट में ये जो हमारी यहां पर ये जितने भी वॉल्व लगे हुए हैं उनको खोलने और बंद करने का जो काम होता है वो कुछ टेंडर करते हैं, जिनमें से एक है कॉर्डिया टेंडिनी, ठीक है। ये राइट कस्पिड की बात हो रही है, यानी कि राइट अट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड की बात की जा रही है यहां पर। वो कह रहे हैं अगर ये वाला इसमें कुछ नॉन फंक्शनैलिटी आ जाए, ये जो वॉल्व यहां पर है, ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा विल बी स्लोअर डाउन, नहीं, अगर ये जो है अगर काम नहीं करेगा तो स्लो डाउन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जॉइंट डायस्टोल में तो वो वैसे भी खुले ही रहते हैं, है ना। तो उसकी फंक्शनैलिटी पे, एओर्टा की फंक्शनिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, पेस मेकर यहां पर है, पेस मेकर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अपना काम करता रहेगा, है ना। ये मेनली उसके कोऑर्डिनेशन को, उन वॉल्व्स के ओपन एंड क्लोज होने को फर्क डालेंगे, क्योंकि वो उसमें टेंडर में जो है पार्शियली नॉन फंक्शनल हो गए हैं, तो उतने ज्यादा जो है उतने प्रेशर से वो बंद और खुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। ब्लड विल फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट साइड में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो लेफ्ट अट्रियम में क्यों जाएगा, है ना। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, यस, पल्मोनरी आर्टरी में यहां से जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें जो जाएगा वो उस पर फर्क जरूर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो
अगर प्रॉपरली नहीं खुल रहे हो, बंद होंगे, तो वो उतना ज्यादा प्रेशर से भेज नहीं पाएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो राइट वेंट्रिकल है ब्लड को। तो यहाँ पर जो चॉइस सही बन रही है वो है चॉइस नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं ए बी एंड ओ। यहाँ पर इसके पर्टिकुलर एंटीजन दिए हुए हैं। ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा, सही है। बी है उसका बी होगा, ए बी का ए बी होगा, और जो ओ है उसमें एक भी एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, यहाँ इसकी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, यहाँ पर एंटीबॉडी ए होगी। और जो हमारा ये है, यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी हमें बताना है। ओ में यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी ये बताना है। और डोनर्स ग्रुप, ये जो ए एंटीबॉडी वाला जो है इसका डोनर ग्रुप क्या होगा ये बताना है। इसका इन्होंने बता दिया, बी और ओ है। ठीक है, यहाँ ए बी है, ए है, तीनों हैं। अब आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। आपको पता है यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ होता है। तो यहां पर आ जाएगा ओ, है ना, ओ आ जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसको ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ठीक है, अब यहां कह रहे हैं एंटीबॉडी, ए बी में एंटीबॉडी कौन सी होगी। ए बी में एंटीबॉडी कौन सी होगी। ए बी में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ए बी ब्लड ग्रुप है यानी इसके ऊपर ए एंटीजन भी है और इसके ऊपर बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। ये ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी बॉडी ने उनको सेल्फ मान लिया है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी वो जनरेट नहीं करेगा। तो यहां आंसर हमारा आएगा निल। ठीक है, ओ एंटीजन, यहां पर ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओ ब्लड ग्रुप में कह रहे हैं एंटीबॉडी कौन सी होगी। अगर ये ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो ब्लड है उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होनी चाहिए और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंटी ए एंड एंटी बी, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ए में डोनर यूनिवर्सल डोनर तो होगा ही और वो खुद वाला ब्लड ग्रुप भी ले सकता है। ए बी में क्या है, ए बी में कौन सी एंटीबॉडी होगी, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी सरफेस पे पहले ही दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और बॉडी ने उनको सेल्फ मान लिया है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी अपने ही खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। ओ के ऊपर एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो फर्स्ट का बनेगा ए एंड ओ, यहां पर भी है यहां पर भी है। यहां पर सेकंड का बनेगा निल, जो यहां पर है यहां नहीं है। और थर्ड का बनेगा एंटी, हाँ इसका आंसर आएगा फोर्थ चॉइस हमारा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कुछ वॉल्व्स दिए हुए हैं और उनकी फंक्शनिंग या वो किस किस के बीच में होते हैं वो यहां पर पूछा गया है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट्स बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये देखिए, दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, हम स्क्वायर वाला डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मिट्रल वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है। आपको पता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये क्या है, मिट्रल वॉल्व। तो ये पहली चॉइस तो इसके साथ सही नहीं बैठ रही है, ये बैठेगी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो इसकी चॉइस आएगी सेकंड। अब ये कह रहे हैं नहीं, ये वाला देख लेते हैं पहले हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये चॉइस नंबर 1 आएगा। चलो, ये दोनों क्लियर हो गए, अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच वाले दोनों क्लियर हो गए। अब अओर्टा यहां से निकलता है, आपको पता है अओर्टा यहां से निकलता है और ये
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को ले जाने का काम करता है। सॉरी मैं बिल्कुल गलत बता रही हूँ आपको। आउटर यहाँ से नहीं निकलेगा, आउटर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, यहाँ से पल्मोनरी निकलेगी। ठीक है, पल्मोनरी निकलेगी जो है। तो लेफ्ट जो हमारी क्या कहते हैं आउटर सेमिन्यूनल वॉल्व किधर किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा यहां से निकलेगी आयोटा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऐसे जाके नीचे की तरफ चली जाती है, पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ना। लेफ्ट से जाके लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके नीचे की तरफ जाती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो आयोटा aortic semilunar valve is present between left ventricle and aorta। ये आ जाएगा, इसकी चॉइस नंबर 4 आएगी, इसकी चॉइस नंबर 4 आएगी, है ना। यहां पर है ना, ये यहां से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा और फिर पूरे को सप्लाई करेगा। सो बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, तो ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं इधर। ठीक है, अब है पल्मोनरी। पल्मोनरी जाती है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से जाती है तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल, ये है ना राइट वेंट्रिकल, एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है टुवर्ड्स लंग्स, उसमें लगा होगा ये यहां पे सेमिन्यूनर वॉल्व। तो यहां पर चॉइस आ जाएगा 3, चॉइस नंबर 3। तो अब देख लेते हैं ये कहां पर है। ए का 2, फर्स्ट 2 चॉइस, फर्स्ट 3 फोर्थ में भी है, बी का 4 यानी कि फर्स्ट 2 चॉइसेस हैं, सी का 1 एंड डी का 3, ये आएगा चॉइस नंबर 3। यहां पर ये उल्टा दिया हुआ है, उल्टा नहीं है, ये हमें अच्छे से डायग्राम याद होगा तो हम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2 फिर से ईसीजी पर आया है। पी वेव, क्यू वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। पी वेव क्या है? पी वेव क्या है? पी वेव में सबसे पहले किस चीज का डिपोलराइजेशन होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। सबसे पहले अट्रिया जहां लिखा है उसको आप पी वेव के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्यू वेव, क्यू वेव क्या करता है? क्यू वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये देखिए मैं दोबारा से बना देती हूं आपके लिए, एक दोबारा से डायग्राम बनाया जाएगा। पी क्यू आर एस टी। क्यू वेव क्या कर रही है? क्यू वेव कर रही है जो सिस्टोल है उसकी बिगनिंग कर रही है ना। क्या कर रही है? सिस्टोल की बिगनिंग कर रही है हमारी क्यू वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये जो पूरा है यहां पर क्या होता है? पहले ये डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया हुआ, अब यहां पर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा, और यहां पर दोबारा से टी में क्या आ जाता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यही तो होता है, यही होता है, हम लगातार ये डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एंटी वेव के लिए यहां पर कौन सा आएगा? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये वाला बस चॉइस बन जाएगा। तो 3, 1, 4 एंड 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC। सबसे ज्यादा अबंडेंट जो होती है वो बेसोफिल होती है। फिर लिखा है बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। यस, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जब होता है तो बेसोफिल उसी में इन्वॉल्व होती हैं, हिस्टामिन रिलीज करती हैं और इन्फ्लेमेशन देती हैं। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, नहीं। बेसोफिल आर ए ग्लूटिनेट, नहीं। ये ए ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, ये ग्रेन्युलोसाइट होती है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े हुए रहते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सेकंड वन, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, द कोएगुलम यानी कोगुलेशन इज फॉर्म द नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। स्टेट नहीं, थ्रोम्बिन नहीं, दैट इज
अच्छा चलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। यस, स्प्लीन जो है इरिथ्रोसाइट का ग्रेवयार्ड भी होता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है इसको। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कोगुलेशन करने में जो नेटवर्क बनता है वो फाइब्रिनोजन का बनता है, थ्रोम्बिन का नहीं बनता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, इट एक्ट्स एज अ एंजाइम जो उसे एक्टिवेट करता है। जो सॉल्युबल प्रो फाइब्रिनोजन होते हैं, फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और वही उस फाइब्रिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वहां पर नेटवर्क बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट 1 इज स्टेटमेंट 1, यस, जो फोर्थ आएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एवी वॉल्व जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, ये एवी वॉल्व नहीं करते हैं। ये कौन सा वॉल्व करता है? ऐसे वॉल्व, ऐसे नोड और पेसमेकर, वो जनरेट करता है अट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले। ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अट्रिया। यस, वो खुले हुए रहते हैं क्योंकि उन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो खुल जाते हैं। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम अट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। यस, ब्लड मूव फ्रीली, हाँ फ्रीली ही जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर दोनों अट्रिया दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होते हैं, वॉल्व खुले हुए होते हैं और आराम से जो है ब्लड मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्या है? इंक्रीज्ड वेंट्रिकल प्रेशर कॉज द क्लोजिंग ऑफ सेमीन्यूनल वॉल्व। नहीं, वेंट्रिकल पर प्रेशर बढ़ता है इसलिए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, और ये सेमीन्यूनल वॉल्व क्या होते हैं? ये ओपन हो जाते हैं क्योंकि वो तो बंद हो चुके, यहां से ब्लड सप्लाई जो है एओर्टा में चली जाती है, तो ये क्लोज नहीं होते हैं, यहां पर ओपन आएगा। तो इसलिए ये जो आंसर है ये गलत है स्टेटमेंट। ये है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन से ओपन नहीं होते, ये क्लोज होते हैं उस टाइम पर। ये भी गलत है, और यहां पर एवी नोट की जगह ऐसे नोट आएगा, ये भी गलत है। तो जो राइट चॉइस है स्टेटमेंट है दैट इज चॉइस नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप। कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है AB, ठीक है, और इसमें यहां पर दिया हुआ है इज आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यस, क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ RBC। एब्सेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट होता है। ये अगर AB ब्लड ग्रुप है किसी का तो इसकी सरफेस पे A एंटीजन और B एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B इन द प्लाज्मा। एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस है, ये भी गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी-A एंड एंटी-B इन द RBC। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी-A एंटी-B इन प्लाज्मा, ये आएगा क्योंकि RBC नहीं प्लाज्मा में ही होते हैं ये जो T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो जब इसके ऊपर दोनों ही एंटीबॉडीज हैं तो बॉडी ने उनको सेल्फ मान लिया, तो इसके पास अपने पास जिस भी पर्सन के पास AB ब्लड ग्रुप है एंटीबॉडीज होंगी नहीं। कौन सी वाली नहीं होंगी? एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट ही नहीं होंगी। क्यों नहीं प्रेजेंट होंगी? क्योंकि पहले ही एंटीजन A और एंटीजन B इसके सरफेस पर है, उसको उन्होंने सेल्फ मान लिया है, इसीलिए इसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगी, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहा जाएगा। तो जो यहां पर हमारा सही आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 4। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन दैट इज थ्रोम्बिन? ये तो आपको याद है, जब हमने क्लॉटिंग पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था इट इज नॉट रेनिन, इट इज नॉट एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बोकाइनेज भी नहीं आएगा, थ्रोम्बिन इज द एंजाइम। QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या बताता है? ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल।
ये कई बार मैंने बना दिया है तो मैं दोबारा नहीं बना रही हूं। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है QRS कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस? जब मदर कैसी होगी? RH नेगेटिव, ये मदर होगी। और अच्छा, इसमें फादर का नहीं, फीटस के साथ दिया हुआ है। मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RS पॉजिटिव। सेकंड चॉइस आएगी इसमें, फीटस जो है वो RS पॉजिटिव होगा अगर, तो वही प्रेगनेंसी जब डिलीवरी के टाइम पर वो कुछ ब्लड अगर जाएगा तो वो मेमोरी सेल बना लेती है मदर की अपना इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर चॉइस नंबर 2 आएगा। बोथ मदर एंड दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब मदर नेगेटिव होगी और फीटस जो है वो पॉजिटिव होगा तभी प्रॉब्लम इसमें आती है। अडल्ट ह्यूमन RBC आर enucleated। यस, अडल्ट ह्यूमन RBC enucleated होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमेटिक सेल्स, दे आर नॉट मेटाबोलाइज, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये मैंने आपको बताया था, RBC में न्यूक्लियस या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्यों नहीं होते हैं? ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रह सके और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। ठीक है, इसीलिए ये जो मैच्योर RBC है वो enucleated हो जाती है। तो इसका चॉइस नंबर 1 आएगा, क्योंकि इसमें 4th चॉइस दिया हुआ है और चॉइस 4th के साथ 1 और 3 भी एक ऑप्शन में दिया है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और थर्ड, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका चॉइस नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder। अगर वो कम हो जाए तो clotting disorder हो जाएगी, leading to excessive loss of blood from their body। आपको पता है कि थ्रोम्बोसाइट एक्चुअली मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। ठीक है, जबकि एरिथ्रोसाइट्स RBCs हैं, इनका कोई रोल नहीं है क्लॉटिंग करने में। ल्यूकोसाइट WBCs हैं, इनका फाइटिंग डिफेंस सिस्टम में होता है। न्यूट्रोफिल भी क्या करती हैं? ये एनगल्फ करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, इनका भी क्लॉटिंग करने में कोई रोल नहीं होता है। थ्रोम्बोब्लास्ट का क्लॉटिंग में रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से थे। आई होप आपको सारे आंसर्स समझ आ गए होंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप और प्रैक्टिस करते रहिए, और भी अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खुश रहिए, नमस्कार।